हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है बुलियन अलजेब्रा। मैं आपको इस चैप्टर के बारे में पहले ही थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, ये चैप्टर अभी कोडिंग बेस्ड नहीं है, इसमें आपको 3 चीज़ें पढ़नी है मेन, और अगर ये 3 चीज़ें आपने कवर कर ली तो इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे। अब वो 3 चीज़ें हैं क्या? सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल को कैसे ऑपरेट करना है ये, और उस पर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में ये। दूसरी चीज़ बच्चों हम सीखेंगे गेट्स, लॉजिक गेट्स, और तीसरी चीज़ हम बुलियन लॉज सीखेंगे। और मैं ये भी सिखाऊंगा कि पेपर में इन पे कैसे क्वेश्चन, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको बस ट्रुथ टेबल बनाना बता दिया, ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस पेपर में कैसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो आज जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है न्यू, उस चैप्टर का नाम है दैट इज बुलियन अलजेब्रा। ठीक बच्चों, चैप्टर का नाम है हमारा बुलियन अलजेब्रा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ये आपको बुलियन टर्म्स पे कुछ अलजेब्रा परफॉर्म कराएंगे। अब अलजेब्रा कौन सा? वही मैथमेटिक्स वाला, बट इतना डिफिकल्ट नहीं होगा अलजेब्रा, वो नॉर्मल होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये वाला। ठीक है, हाँ, लॉज में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स के लॉज चलते हैं, जो आपको लॉ पढ़ाए गए होंगे उनके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करना होगा। कोई बात नहीं, हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को। देखो, मैंने आपको इससे पहले कि ये तीनों कंसेप्ट जो मैंने बताए थे, दैट इज ट्रुथ टेबल, और वो मैं शुरू करूं, पहले आपको बुलियन टर्म्स के बारे में बता देता हूं। देखो, सीएस में, कंप्यूटर साइंस में मेनली 2 बुलियन टर्म्स है बच्चों, मेनली 2 बुलियन टर्म्स है, और आपका ये पूरा चैप्टर इन्हीं 2 बुलियन टर्म्स पे चलता रहेगा। बुलियन टर्म्स में क्या क्या आता है? एक आता है बच्चों 0 और एक आता है 1, बस। इसके अलावा कोई और बुलियन टर्म नहीं है, जिसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 0 का मतलब होता है बच्चों फॉल्स, एंड 1 का मतलब होता है बच्चों ट्रू। ठीक, और आपको जितनी भी आगे ऑपरेशन करनी है वो सब इसी पे करनी है, सारे एप्लीकेशन, सारे क्वेश्चन सब इन्हीं 2 टर्म्स या फॉल्स ट्रू पे बेस्ड है। क्लियर बच्चों? ठीक, अब जैसा कि सर ने बताया कि हमें 3 टॉपिक मेनली कवर करने हैं, दैट इज एक तो ट्रुथ टेबल का कंसेप्ट, दूसरा हमें गेट्स पढ़ना है, और तीसरा हमें लॉज पढ़ना है। ठीक है, बुलियन लॉज पढ़ना है। ठीक, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रुथ टेबल का कंसेप्ट पेपर में कैसे आता है और कैसे उसे हैंडल करते हैं। ठीक, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रुथ टेबल, या क्रिएटिंग, या इवैल्यूएशन कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रुथ टेबल, या फिर आप क्रिएशन भी सीखोगे ट्रुथ टेबल का, ट्रुथ टेबल। ठीक, अब इससे पहले कि हम ट्रुथ टेबल का इवैल्यूएशन सीखें, हमें 3 ऑपरेशंस के बारे में जानना होगा, क्योंकि ट्रुथ टेबल पे यही 3 ऑपरेशंस चलती हैं बच्चों। पहली ऑपरेशन है बच्चों, पहला ऑपरेटर है और ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? और ऑपरेटर। ये बुलियन टर्म्स पे चलने वाला पहला ऑपरेटर है। इसका सिंबल होता है बच्चों प्लस। कहने का मतलब है कि अगर a प्लस बी लिखा है, अगर 2 बुलियन टर्म है, लेट a एंड b आर 2 बुलियन टर्म्स, अगर a और b 2 बुलियन टर्म्स हैं, तो और ऑपरेशन अगर उन पे लगानी है तो देन और ऑपरेशन विल बी रिटन एज a प्लस बी। मतलब अगर आप a प्लस बी लिख देते हो तो समझ जाओ कि और ऑपरेशन ही लग रहा है दोनों के बीच। अब सर, और ऑपरेशन में होता क्या है? मतलब अगर 2 के बीच, 2 बुलियन टर्म्स के बीच प्लस लग रहा है, तो हमें आंसर में करना क्या है? ध्यान से समझेंगे सारे लोग। मान लो एक बुलियन टर्म है a और एक बुलियन टर्म है b, तो इनके सैम्पल स्पेसेस कैसे बनेंगे? बच्चों, 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी याद करो। अगर आपके पास 2 कॉइन एक साथ आप उड़ाते थे, 2 कॉइन एक साथ टॉस करते थे, तो क्या होता था? एक कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, दैट इज हेड और टेल। तो जब 2 कॉइन एक साथ वो होते थे, टॉस होते थे, तो सैम्पल स्पेसेस क्या बनते थे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, 4 सैम्पल स्पेसेस बनते थे ना। ऐसे ही जब 2 बुलियन टर्म्स है और एक बुलियन टर्म 2 रिजल्ट दे सकता है, दैट इज 0 या 1, तो इसके भी सैम्पल स्पेसेस क्या बनेंगे बच्चों? दैट इज 0 0, 0 1, 1 0 या 1 1। सर, हो सकता है दोनों में ही 0 आ जाए, हो सकता है पहला 0 दूसरा 1, हो सकता है पहला 1 दूसरा 0, और हो सकता है दोनों ही 1, है ना बच्चों? क्लियर है बात? तो यही सैम्पल स्पेसेस होंगे। मैं इस सैम्पल स्पेसेस को बनाने की एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ बच्चों। b को, मतलब जो पीछे वाला टर्म है, उसको एक एक के गैप पे 0 1 0 1 लिख दो, 0 1 0 1,
और इसको 2 2 के गैप पे 0 0 1 1 1 1 लिख दो, बस हो गए सैम्पल स्पेसेस। अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग, अगर मैं ए और बी के बीच प्लस लगाता हूँ, ए और बी के बीच क्या लगाता हूँ, प्लस, मतलब मैं कह रहा हूँ कि और लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ बच्चों, और लगाता हूँ, तो याद रखना ये तब 0 देता है जब दोनों वैल्यू 0 होंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई एक भी बुलियन टर्म मेरा 1 हो गया तो ये आंसर 1 दे देगा, कोई एक भी 1 हो गया तो आंसर 1 दे देगा। जैसे पहले केस में देखो दोनों 0 है तो ये आंसर 0 देगा, बट दूसरे केस में देखो b1 हो गया तो ये आंसर 1 दे देगा, तीसरे केस में a1 हो गया तो ये आंसर 1 दे देगा, और चौथे केस में तो दोनों ही 1 है तो ये भी आंसर 1 दे देगा। समझ आई बात? तो और ऑपरेटर में आपने ये जाना कि अगर दो बुलियन टर्म्स के बीच और ऑपरेटर लग रहा है तो दोनों में से अगर कोई एक भी 1 हो गया तो आंसर 1 आएगा बच्चों, आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट एंड ऑपरेटर, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ क्योंकि इधर जगह कम है, बाद में दिक्कत होगी। एंड ऑपरेटर, सेकेंड एंड ऑपरेटर, ये और का उल्टा होता है बच्चों। एंड ऑपरेटर, पहली चीज ये डॉट से डिनोट होता है, किससे, डॉट से, मतलब आप कुछ भी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। क्यों? देखो यार एक बात बताओ, मैथ्स में अगर आप x y लिखते हो तो इसका क्या मतलब होता है, x इंटू वाई ना, x मल्टीप्लाई बाय वाई, तो आप इसे अगर x डॉट y लिख देते हो तो भी क्या मतलब होता है इसका, x इंटू वाई होता है कि नहीं। मैथ्स में तो ये बात पढ़ी होगी ना 10वीं तक कि एक्स वाई लिख रहे हैं तो x इंटू वाई है, x डॉट वाई लिख रहे हैं तो x डॉट वाई है। तो एंड ऑपरेटर एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन का ही रिजल्ट देता है हमें, तो इसलिए आप डॉट लगाओगे तब भी ठीक है, नहीं भी लगाओगे नॉर्मल भी एक्स वाई लिख दोगे ना तो भी वो डॉट ही माना जाता है बच्चों। ठीक, अब होता क्या है एंड ऑपरेटर में, लेट वही a और b दो ऑपरेटर है, मतलब बुलियन टर्म्स है a और b, ठीक, तो वही सैम्पल स्पेसेस क्या बनेंगे 0 1 0 1, और इधर 0 0 1 1, ये शॉर्ट ट्रिक बताइए सर ने। अब एंड ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर में क्या होता था, और ऑपरेटर में कोई एक भी 1 तो आंसर 1, बट एंड ऑपरेटर में कोई एक भी 0, कोई भी एक 0 हो गया तो आंसर 0। समझ रहे हो बात, मतलब 1 तभी आएगा जब दोनों 1 होंगे, एक भी 0 तो आंसर 0। तो पहले केस में तो भाई दोनों ही 0 है, इस केस में एक 0 आ गया, इसमें भी एक 0 आ गया तो आंसर 0, जब दोनों 1 है तो आंसर 1 है बच्चों। क्लियर हुई बात? और एंड ऑपरेटर भी आपने जाना कि दो बुलियन टर्म्स के बीच चलता है। देखो दो बुलियन टर्म्स के बीच लगा रहा हूं और वो क्या कर रहा है, एक भी 0 आ रहा है तो आंसर को 0 कर दे रहा है, जब दोनों 1 है तो आंसर 1 है। और लास्ट हमारा जो ऑपरेटर है दैट इज नॉट ऑपरेटर बच्चों। पहली चीज ये एक सिंगल बुलियन टर्म पे लगता है, इसका सिंबल होता है कॉम्प्लीमेंट का, दैट इज अगर नॉट लगाना है तो आप ए बार लिख सकते हो या ए ऐसे लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दोनों ही ठीक है। अब ये सिंगल बुलियन टर्म पे लगता है, दो पे नहीं लगता, सिंगल पे लगता है, तो दैट इज मान लो ए है, तो सिंगल बुलियन टर्म है तो भाई इसके दो ही रिजल्ट हो सकते हैं सर, 0 और 1। तो अगर आपको ए बार निकालना है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बस करना क्या होता है इसमें, 0 को 1 1 को 0 बना दो, तो 0 को 1 1 को 0। समझ आई बात सबको? ये टेबल्स बच्चों ट्रुथ टेबल को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं। अभी जब मैं ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना तो आप देखना इन्हीं टेबल्स को इन्वॉल्व करूंगा मैं, तो सारी टेबल्स आपको अच्छे से टिप्स पे लर्न होनी चाहिए कि एंड ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर में क्या होता है, और नॉट ऑपरेटर में क्या होता है। क्लियर हुई बात बच्चों? यहां तक तो किस्सा था ट्रुथ टेबल को समझने का, कि यहां तक हमने उसे समझ लिया कि था क्या या किसका इन्वॉल्वमेंट है उसको सॉल्व करने में। अब सर जरा एक क्वेश्चन कराओ जिससे हमें समझ आ जाए कि कैसे ये टेबल्स ट्रुथ टेबल को क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज हो रही हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, चल देखते हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन कुछ इस लैंग्वेज में देंगे, क्वेश्चन होगा सॉल्व द या इवैल्यूएट द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल। लिख देंगे वो कि ट्रुथ टेबल का यूज करके करो, क्योंकि देखो बुलियन एक्सप्रेशन एल्जेब्रिकली भी सॉल्व होती है, तो वो क्वेश्चन में लिखेंगे ट्रुथ टेबल। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा ना ट्रुथ टेबल से करो तो एल्जेब्रिकली को करना सॉल्व उसे, बट लिखा होगा अगर ट्रुथ टेबल से करानी होगी तो। और मान लो आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन उन्होंने दे दी, ए बी बार प्लस बी ए, ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है आपको, और आपको ये ट्रुथ टेबल से सॉल्व करके देनी है। अब सर कैसे सॉल्व करें, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात सारे बच्चे। सबसे पहले तो ये जज करो या ये देखो उसमें कि कितनी बुलियन टर्म्स आ रही हैं, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 10 आ रही है, कितनी आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 बुलियन टर्म्स है सिर्फ ए और बी। अब कोई बच्चा मुझे बोल सकता है सर बी बार भी तो है, बट बच्चे बी बार मैं बी से नहीं निकाल लूंगा,
बी बार मैं बी से नहीं एक्सट्रैक्ट आउट कर सकता हूँ ना। तो मतलब मेरे पास सिर्फ दो बुलियन टर्म्स है, दैट इज ए एंड बी। तो सबसे पहले तो इन दो बुलियन टर्म्स को मैं लिख देता हूँ, दैट इज ए और ये मैंने लिखा बी, और वही सेम वैल्यूज जो फिक्स वैल्यू होती है उनकी, दैट इज 0 1 0 1 और 0 0 1 1। ठीक है, इतना लिख के मैंने छोड़ दिया। ये मेरी फिक्स टर्म्स थी, ए और बी दो बुलियन टर्म की फिक्स वैल्यूज है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करूंगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि सबसे पहले आप ए और बी बार का डॉट करो। क्या करो? डॉट करो। और फिर बी और ए का डॉट करो, और फाइनली जब दोनों का रिजल्ट आ जाए तो उनको फिर और करो, प्लस करो। देखो ध्यान से अगर समझो, अगर आप तो इन दोनों का एंड कह रहे हैं, ये इन दोनों का भी ये एंड कह रहे हैं, और फिर ये जो आंसर आएंगे उन दोनों का ये और कह रहे कि नहीं कह रहे? तो सबसे पहले मैं LHS, मतलब ये पहला वाला LHS कह रहा हूँ, फर्स्ट टर्म सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने के लिए मेरे पास ए तो है बट बी बार नहीं है, तो सबसे पहले मैं बी बार निकाल लूँ। ये आ गया बी बार। अब बी बार के लिए क्या करूंगा मैंने क्या बोला था जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो 0 को 1 1 को 0, तो बी आपका 0 1 0 1 था, तो बी बार क्या हो जाएगा 1 0 1 0। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों कि बी बार 1 0 1 0 क्यों हुआ। ठीक, अब नाउ मेरे पास ए आ गया है, मेरे पास बी बार आ चुका है, तो मैं अब अपनी फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूं, दैट इज ए और बी बार का डॉट करके, ए और बी बार का डॉट करके। और डॉट में आपको याद होगा क्या बताया था सर ने कि एक भी 0 आएगा तो आंसर 0 हो जाता है। तो देखो ए और बी बार, ए और बी बार, ये रहा ए, ये रहा बी बार, दोनों का डॉट करूंगा तो क्या आएगा 0, 0 और 0 का डॉट क्या होगा 0, 1 और 1 का डॉट क्या होगा 1, और फिर 1 और 0 का डॉट क्या होगा अगेन 0। तो फाइनली आपकी फर्स्ट टर्म आ गई, दैट इज ए डॉट बी बार, और उसका आंसर आया 0 0 1 0। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड टर्म की तरफ, दैट इज बी डॉट ए। तो भाई बी डॉट ए करने के लिए मेरे पास बी भी है और ए भी है ना। देखो ना, बी भी है और ए भी, इसमें तो ऐसा कुछ बार बार था नहीं कि बार अलग से निकालूं मैं, मेरे पास बी भी था और ए भी था, मैं दोनों को डॉट कर देता हूं। तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और फाइनली 1 1 1। देखो इसको कर रहा हूं यूज, अब मैं डबल टिक लगा देता हूं इसको और इसको। क्लियर हुई बात? अब बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है, इसे मैं फर्स्ट टर्म से डिनोट कर देता हूँ। आपके पास सेकंड टर्म भी आ चुकी है, बस करना क्या है अब दोनों का और में क्या होता है बच्चों, और में क्या होता है, एक भी 1 तो आंसर 1, दैट इज ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए। जरा और करो इन दोनों का, इसका और इसका और करना है। 0 0 0 0 0 0, अब 1 0 1, क्योंकि और में बोला था सर ने कि एक भी 1 तो 1, और 0 1 1। फाइनली आपका आंसर आ गया। मतलब ये जो इन्होंने इवैल्यूएट करने के लिए बोला था, दैट इज ए बी बार प्लस बी डॉट ए की जो वैल्यू आई बच्चों वो ये है, दैट इज 0 0 1 1। आपने बता दिया ट्रुथ टेबल से इवैल्यूएट करके। होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। मुझे पता है कि थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी क्योंकि पिछला चैप्टर बड़ा आसान था, ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है कंपेरेटिवली, थोड़ा सा, कोई बहुत मेजर चीज़ नहीं है ऐसी कि आपको समझना है। और अगर जो बच्चे साइंस में हैं, अगर भाई ये समझ नहीं आ रहा है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करोगे, मैथ्स कैसे करोगे? तो आप लोगों को तो ये डाउट ही नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। हाँ, ये चीज़ मैं उनके लिए कह सकता हूँ भाई जिन बच्चों के पास ह्यूमैनिटीज़ और CS ले रखी है, जिन बच्चों के पास कॉमर्स, क्योंकि देखो उनका मैथ्स से थोड़ा टच हटा होता है, फिजिक्स से, लॉजिकल थिंकिंग से टच हटा होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर लर्निंग वाली चीज़ें करते हैं और ये लॉजिकल वाला है, बनाना है आपको, कैलकुलेट करना है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझ लो, रिपीट करके देख लो, समझ आ जाएगा। अब मैं इसे समझाने के लिए एक और क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए बच्चों। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इन्होंने हमें बुलियन टर्म दी है, मान लो a प्लस बी का बार डॉट, इन दोनों के बीच डॉट है, a बार प्लस बी। अब ये दिया है इन्होंने, देखो a प्लस बी का बार डॉट a बार प्लस बी। तो अगेन कितनी बुलियन टर्म्स है बच्चों? दो ही बुलियन टर्म्स है, a b। अगेन इनकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है मैं लिख लेता हूँ, दैट इज 0 1 0 1। ये फिक्स वैल्यू है, हर बार सेम लिख देनी है आपको, 0 0 1 1। अब मैं फर्स्ट टर्म पहले सॉल्व करूंगा। फर्स्ट टर्म के लिए मुझे a प्लस बी बार चाहिए, तो बट मेरे पास बी बार तो है नहीं, तो पहले मैं बी बार निकालूंगा। बी बार निकालूंगा तो वही सेम आएगा 1 0 1 0, और फिर उसका a से प्लस करा दूंगा। प्लस मतलब और,
और में क्या बोला था सर ने कि एक भी 1 होगा तो आंसर 1 आएगा, तो ए और बी बार पे नोटिस करो, 0 और 1 आएगा, 0 और 0 आएगा, 1 और 1 दोनों ही 1 है तो 1 आएगा, 1 और 0 1 आएगा। तो a प्लस बी बार आपका क्या आया, 1 0 1 1 1 0 1 1। फिर दूसरी टर्म निकालनी है मुझे, ये मेरा फर्स्ट टर्म था बच्चों, फर्स्ट टर्म। अब मुझे दूसरी टर्म निकालनी है, दैट इज a बार प्लस बी। बट क्या मेरे पास a बार पड़ा है बच्चों, क्या मेरे पास a बार पड़ा है, नहीं ना, तो पहले मैं a बार निकालूंगा। a बार निकालूंगा तो मेरा a क्या था, 0 0 1 1, तो मेरा a बार क्या हो जाएगा, 1 1 0 0। इजी इजी, ठीक है। अब करना क्या है, इस a बार को b के साथ प्लस करना है, a बार प्लस b, a बार प्लस b, a बार प्लस b। ये देखो यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों उठेंगे। अब ये दोनों देखो, और इन दोनों का प्लस, और तो 1 और 0 1, 1 और 1 देखते जाओ कहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, 1 और 1 1, 0 और 0 बच्चों 0, और 1 और 0 बच्चों 1 अगेन। तो a बार प्लस b, a बार प्लस b भी आ गया। ये मेरी सेकेंड टर्म थी। और फाइनली फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डॉट चाहिए मुझे, a प्लस बी बार डॉट a बार प्लस b। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, देखो डॉट है मतलब मल्टीप्लाई है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई, 1 और 1 1, 0 और 1 0, 1 और 0 0, 1 और 1 एंड वाले रूल चला दिए। तो इसका मतलब a प्लस बी बार डॉट a बार प्लस b की वैल्यू आई 1 0 0 1। आंसर सॉल्व। तो होप सेकंड क्वेश्चन से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? ठीक है, ये दो तरीके के क्वेश्चन क्लियर। एक और टाइप का क्वेश्चन जो इसमें कवर होता है वो होता है वेरीफाई वाला बच्चों। क्या होता है वेरीफाई वाला, वो क्या होता है वो भी देख लो ताकि ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाए। बट मैं एक चीज़ बताऊं, अभी ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म नहीं है, क्योंकि देखो अभी मैं पहले करा लेने दो वेरीफाई का वाला, फिर एक और बात बताता हूँ इसके बारे में। वेरीफाई वाले में क्या बोलते हैं वो, वेरीफाई द स्टेटमेंट, वेरीफाई, अरे स्पेलिंग गलत हो गई, वेरीफाई द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को वेरीफाई करो। चलो करते हैं वेरीफाई। स्टेटमेंट उन्होंने दी क्या बच्चों, उन्होंने स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया कि a प्लस बी का अगर हम होल बार करते हैं, क्या करते हैं, होल बार, होल कॉम्प्लीमेंट, a प्लस बी निकाल के फिर बार करो, तो वो होता है a बार डॉट b बार के इक्वल, वो होता है a बार डॉट b बार के इक्वल। अब मुझे ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए मुझे LHS इक्वल्स टू RHS करना होगा, और अगर वो आ गया तो मैं बोल दूंगा कि ये वेरीफाई हो गया, और नहीं आया तो बोलूंगा नॉट वेरीफाइड या नॉट इक्वल्स टू बोल दूंगा। ठीक है, करना क्या है, अगेन देखो कितनी बुलियन टर्म्स है बच्चों, 2 है, दैट इज a b, b होगा 0 1 0 1 और a होगा 0 0 1 1। कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि सर हम b और a नहीं लिख सकते, पहले b और बाद में a। नहीं बच्चों, आप अल्फाबेटिकली ही लिखो अपने बुलियन टर्म्स को। क्लियर है बात, a पहले b, अगर x y z होता है तो x पहले, y सेकंड पे, थर्ड z बाद में। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है आपको सबसे पहले LHS निकालना है। LHS इज a प्लस बी का होल बार, पहले a प्लस बी निकाल लें। ठीक है, a प्लस बी निकालते हैं, 0 और 0 0, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 1 और 1 1, और में तो यही होता है। अब इसका होल बार करना है, होल बार मतलब a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इसका उल्टा कर दो, दैट इज यहाँ पे जहाँ 0 है वहाँ 1 और जहाँ 1 है वहाँ 0, तो 1 0 0 0 आंसर आ गया। a प्लस बी बार मतलब LHS आ गया बच्चों आपका 1 और उसके बाद 3 0 आ गया ना। अब जरा चलते हैं R पे, मतलब RHS पे। RHS में सबसे पहले मुझे a बार चाहिए, तो a बार मेरा हो जाएगा बच्चों 1 1 0 0। देखो अगर मेरा a 0 0 1 1 था तो मेरा a बार हो जाएगा 1 1 0 0, b बार हो जाएगा बच्चों मेरा 1 0 1 0, और बस a बार डॉट b बार दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 1 1 होता है, 1 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, और 0 0 भी 0 होता है। तो a बार डॉट b बार की वैल्यू भी क्या आई बच्चों, 1 0 0 0। और देखो दोनों इक्वल आ गई कि नहीं, आ गई ना, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल बार इक्वल है a बार डॉट b बार के। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो इसमें आता है वेरीफाई वाला, आपको भी ये आ सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो होप सभी को ये बात क्लियर हुई कि कैसे हम ट्रुथ टेबल से सॉल्व करते हैं। अब जो मैं आपको बात बताने वाला था वो बताता हूँ। देखो बच्चों, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर आपने हमें जितने भी क्वेश्चन कराए ये सारे क्वेश्चन में सिर्फ 2 टर्म्स थी, a और b।
अगर मान लो किसी क्वेश्चन में 3 टर्म्स आ गई तो ABC, किसी क्वेश्चन में 4 टर्म्स आ गई तो ABCD, किसी में 5 टर्म्स आ गई ABCDE, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली चीज बच्चों, 3 टर्म से ऊपर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लास 11 CS में 3 टर्म से ऊपर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो 3 टर्म से ऊपर तो नहीं आएगा। रही बात अगर सर चलो 3 टर्म्स भी आ गया तो उसकी टेबल फिर कैसे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, क्योंकि लेक्चर ना ये बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप पहले ये 2 टर्म्स वाले अच्छे से सीख के प्रैक्टिस कर लो। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ 2 टर्म्स के प्रैक्टिस करने के लिए, वेरीफाई के भी होंगे उसमें, कुछ नॉर्मल वाले भी होंगे, प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 3 टर्म्स वाले कराऊंगा, चिंता मत करो, मैं आपको कराऊंगा सब कुछ, जो आपके सिलेबस में छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, बट धीरे धीरे करके एक कंसेप्ट पढ़ो, अच्छे से समझो। क्योंकि देखो यार, मैं ये समझता हूँ कि 11th के बच्चों को क्वेश्चन तभी प्रैक्टिस करने चाहिए जब उसके कंसेप्ट क्लियर हो, और कंसेप्ट क्लियर ना हो तो क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और ये हर सब्जेक्ट में ध्यान रखो आप, सिर्फ CS में नहीं, हर सब्जेक्ट में। क्लियर बच्चों? तो ये होप आपको समझ आ गया कि ट्रुथ टेबल से कैसे सॉल्व करते हैं वैल्यूज को। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ 2 टर्म्स पे, आपको वो करके होमवर्क में रखने हैं। ये होमवर्क समझ लो या कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं 3 टर्म्स वाले कराऊंगा, ठीक है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस अब वही करना है बच्चों, यूजिंग ट्रुथ टेबल इवैल्यूएट करना है या वेरीफाई करना है, ठीक? इवैल्यूएट यूजिंग ट्रुथ टेबल तो मैं अलग अलग लिखूंगा नहीं, आप खुद समझ जाना कौन सा वेरीफाई का है। जिसमें इक्वल्स टू लगा होगा वो वेरीफाई का होगा, जिसमें नॉर्मल दिया होगा वो इवैल्यूएशन का होगा। देखो AB बार डॉट नहीं प्लस B बार A प्लस B बार A बार, समझ गए? 2 ही टर्म से। देखो दूसरा A प्लस B बार डॉट A बार, तीसरा A बार B बार प्लस A प्लस B का होल बार। ये तो 3 हमने कर लिए उसके नॉर्मल सॉल्विंग के। इसके बाद चलते हैं वेरीफाई पे। A प्लस AB इज इक्वल्स टू A प्लस B। अब इक्वल आएगा तो इक्वल लिखेंगे, नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि नहीं इक्वल नहीं है, ठीक है? और 5वां A डॉट B का होल बार इज इक्वल्स टू A बार प्लस B बार। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, प्रैक्टिस के लिए। आज के लिए इतना ही बच्चों। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।